दीपू एक गरीब स्कूल स्टूडेंट था। उसके पिता राम सिंह गांव के एक धनी व्यक्ति के खेत में मजदूरी का काम करते थे। दीपू गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था। दीपू सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जैसे ही अपना स्कूल बैग उठाया, सारी किताब कॉपियां जमीन पर गिर गए। दीपू ने देखा कि उसका स्कूल बैग पूरी तरह से फट चुका था। दीपू ने अपनी माँ शगुना से कहा, माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँ? मेरा स्कूल बैग तो फट गया है। कब से कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक स्कूल बैग ला दो। दीपू बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरे पिता की कमाई बहुत कम है। रोज की कमाई सिर्फ 250 रुपए ही हो पाती है। किसी किसी दिन तो काम भी नहीं होता है। उस दिन 1 रुपया भी हाथ नहीं आता। तू एक काम कर, इस पॉलीथीन में अपनी किताब कॉपियां ले जा। शगुना दीपू को एक बड़ा सा पॉलीथीन देती है, जिसे देखकर दीपू कहता है, माँ, इस पॉलीथीन में किताब कॉपियां ले जाऊंगा तो सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। दीपू बेटा, तुझे पढ़ने से मतलब है या दिखावा करने से? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दूसरे बच्चे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। दीपू बुझे मन से अपनी किताबें और कॉपियां उस पॉलीथीन में रख लेता है और स्कूल जाने लगता है। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था। गांव में कंपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। धूप भी नहीं निकली थी। दीपू ठंड के मारे ठिठुर रहा था, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। ठंड से बचने के लिए उसने अपनी दोनों बाहें कसकर बांध ली और चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ ग्रामीण आग जलाकर बैठे हुए थे। दीपू को बहुत ठंड लग रही थी। वो भी आग के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिस कारण वो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है। दीपू जब स्कूल पहुंचा तो क्लास में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। दीपू, आज तुमने स्कूल आने में बहुत देर कर दी। और तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? मास्टर जी, स्कूल बैग तो फट गया। तभी एक स्कूली बच्चा कहता है, इसके तो जूते भी फट गए हैं और इसके पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है। क्यों दीपू, तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या? दीपू सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मास्टर जी की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। क्लास के अंदर आ जाओ दीपू। दीपू क्लास के अंदर आकर बैठ जाता है। मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन दीपू का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वो मन ही मन अपनी गरीबी को कोस रहा था। अचानक दीपू का ध्यान टूटता है। उसने देखा कि सभी बच्चे खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। दीपू ने अपने दोस्त राजू से पूछा, अब क्या बात है राजू? तुम लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हो। तुझे नहीं पता, अभी अभी मास्टर जी ने बताया कि क्लास के सारे बच्चे नया साल मनाने पिकनिक पर जाएंगे। उसके लिए सभी बच्चों को 500 रुपए जमा करने होंगे। वहाँ अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। नए साल पर पिकनिक? लेकिन तभी दीपू उदास हो जाता है। वो सोचता है, बाबा तो मुझे कभी 500 रुपए नहीं देंगे और मैं नया साल नहीं मना पाऊंगा। उस दिन दीपू स्कूल से घर लौटता है तो रोज की तरह शगुना ने उसे एक डिब्बे में खाना दिया। ले दीपू, अपने बाबा को दे आ और जल्दी आकर तू भी खाना खा ले। दीपू खाना लेकर खेत पर जाने लगता है। उसके बाबा राम सिंह खेत में धान कटाई का काम कर रहे थे। बाबा से कहूंगा कि वो मुझे 500 रुपए दे दें। दीपू दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचता है और राम सिंह के पास जाता है। बाबा, माँ ने खाना भेजा है। आ गया दीपू बेटा, खाना वहाँ रख दे, मैं अभी खा लेता हूँ। अच्छा। दीपू ने खाना एक कोने में रख दिया और वहीं खड़ा रहा। क्या बात है दीपू, तू यहाँ क्यों खड़ा है? घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब बोल दीपू बेटा, क्या बात है? बाबा, नया साल आने वाला है। मेरी क्लास के सब बच्चे जो है ना, पिकनिक पर जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो चला जा। लेकिन उसके लिए सभी बच्चों को 500 रुपए जमा करने होंगे। 500 रुपए? दीपू बेटा, तुझे तो पता है कि मुझे एक दिन की मजदूरी 250 रुपए मिलती है, जिससे हमारी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तुझे 500 रुपए देने के लिए हमें 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दीपू घर आ जाता है। पिकनिक पर नहीं जाने के कारण वो बहुत दुखी था, जिस कारण वो खाना भी नहीं खाता है। दीपू बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्या बाबा कोई और काम नहीं कर सकते? दीपू की बात सुनकर शगुना सोच में पड़ जाती है और कहती है, क्या बात है दीपू? दीपू शगुना को नए साल की पिकनिक वाली बात बताता है। अच्छा, तुझे नए साल पर पिकनिक ही मनाना है ना? तू चिंता मत कर, इस बार हम भी नए साल पर पिकनिक मनाएंगे। ठीक है माँ। अब दीपू बेसब्री से नए साल के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरे दिन वो स्कूल जाने लगता है तो रास्ते में उसका जूता भी फट जाता है। अब दीपू नंगे पांव स्कूल जाने लगता है। उसे पैरों में काफी ठंड लगती है। तभी उसे एक किराना की दुकान दिखाई देती है। दीपू वहां जाकर 2 पॉलीथीन मांगता है और एक एक पॉलीथीन अपने दोनों पैरों में बांध लेता है और स्कूल चला जाता है।
स्कूल जाकर उसने देखा कि मास्टर जी एक एक करके सभी बच्चे का नाम पुकार रहे थे और सभी बच्चे बारी बारी से 500 रुपए मास्टर जी के पास जमा कर रहे थे। तभी मास्टर जी ने दीपू का नाम पुकारा। दीपू। दीपू उठकर मास्टर जी के पास जाता है। 500 रुपए जमा करो। मास्टर जी मेरे पास पैसे नहीं है, बाबा ने पैसे नहीं दिए। क्यों, तुम्हें नए साल की पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? बाबा ने कहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, अगर उन्होंने 500 रुपए दे दिए तो हमें 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। मास्टर जी ने दीपू को देखा। उन्होंने देखा कि आज तो दीपू के पैरों में जूते भी नहीं थे। मास्टर जी का दिल भर आता है। उन्होंने स्कूल की छुट्टी के बाद दीपू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, दीपू बेटा, ये पैसे रख लो और अपने बाबा से कहना कि तुम्हारे लिए स्वेटर, स्कूल बैग और जूते खरीद दें। नहीं मास्टर जी, मैं खैरात के पैसे नहीं ले सकता। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि आदमी को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खर्च करनी चाहिए, किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। ठीक है दीपू। दूसरे दिन जब मास्टर जी स्कूल आए तो उन्होंने घोषणा की, कल से नया साल शुरू हो जाएगा और कल हम सब नया साल मनाने पिकनिक पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी। जो बच्चा इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा और स्कूल की तरफ से वो फ्री में पिकनिक पर जाएगा। मास्टर जी की घोषणा सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। मास्टर जी ने उस दिन दौड़ प्रतियोगिता रख दी। मास्टर जी को पता था कि दीपू के पास जूते नहीं हैं और पैरों में ठंड लगने के कारण वो सबसे तेज भागेगा और प्रतियोगिता जीत जाएगा। और वही हुआ जैसा मास्टर जी ने सोचा था। अरे वाह दीपू, तुम तो प्रतियोगिता जीत गए। मास्टर जी ने दीपू को इनाम दिया। दीपू ने जब पैकेट खोला तो उसमें नया स्वेटर, नया स्कूल बैग और नए जूते रखे थे। ये सब देखकर दीपू की आंखें छलक आईं। कल की पिकनिक तुम्हारे लिए फ्री है। दीपू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। स्कूल से घर जाकर उसने शगुना और राम सिंह को सारी बात बताई और इनाम में मिले सामान भी दिखाए। मैंने कहा था ना दीपू बेटा कि तू नया साल जरूर मनाएगा। दूसरे दिन दीपू ने नया स्वेटर और नया जूता पहना और नए स्कूल बैग में कुछ सामान रखकर स्कूल पहुंचा। वहां से वो सभी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गया। वहां उसने खूब एंजॉय किया और अच्छा खाना खाया। स्कूली बच्चों के साथ नए साल का जश्न मनाकर जब दीपू घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर उसके माता पिता और कुछ ग्रामीण आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे थे और गाना गा रहे थे। दीपू को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी राम सिंह ने कहा, दीपू बेटा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मालिक ने हमें रोज से दुगना पैसा दिया है। तू भी आजा हमारे साथ, नाच गाकर नए साल का जश्न मना। आज रात का खाना भी मालिक की हवेली पर है। दीपू की खुशी में तो जैसे 4 चांद लग गए। वो भी सबके साथ आग के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने और गाने लगा। कुछ देर के बाद मालिक का नौकर उन्हें बुलाने आया। तुम सब चलो, खाना तैयार है, मालिक बुला रहे हैं। सभी लोग मालिक के घर चले जाते हैं। दीपू भी अपने माता पिता के साथ वहां जाता है। वहां उसने देखा कि खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था। अच्छे पकवान बने थे। दीपू ने पेट भरकर पकवान खाए। खाना खाने के बाद मालिक ने सभी को अपनी तरफ से नए साल का उपहार भी दिया। उपहार पाकर दीपू फूला नहीं समाया। इस तरह गरीब स्कूल स्टूडेंट दीपू ने बड़े धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। जॉली के पिता नहीं थे। जॉली की माँ रेचल शहर के एक बड़े मॉल में सफाई कर्मी थी। उसे महीने के सिर्फ 8,000 रुपए वेतन मिलते थे। इतने कम पैसों में रेचल और जॉली का गुजारा भी नहीं चल पाता था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जॉली शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब जॉली स्कूल से घर लौटी, माँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा है कि सभी बच्चों को नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीदने होंगे। देखो ना माँ, मेरा स्वेटर कितना फट गया है, मुझे बहुत ठंड लगती है। जॉली बेटी, अगले महीने मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं तेरे लिए नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीद दूंगी। लेकिन माँ, तनख्वाह तो तुम्हें जनवरी में मिलेगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठंड तो अभी पड़ रही है ना, क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला है। क्रिसमस पर सभी बच्चे नए नए कपड़े, नए स्वेटर और नए जूते मोजे पहनेंगे। मैडम ने कहा है कि जो बच्चे नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीदेंगे उन्हें ही क्रिसमस के प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में सैंटा भी आएंगे और सभी बच्चों को गिफ्ट देंगे। माँ, मेरा बड़ा मन है कि मैं भी क्रिसमस प्रोग्राम में भाग लूं और क्रिसमस मनाऊं। जॉली बेटी, तुझे तो पता है ना कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए है, वो भी महीने की 10 तारीख को मिलती है।
और 15 तारीख को खत्म हो जाती है। जानती हूँ माँ, पापा के जाने के बाद तुम कितना संघर्ष कर रही हो। मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए उस बड़े से मॉल में दिन भर पोछा लगाती रहती हो। माँ, क्रिसमस आने में अभी 15 दिन बाकी हैं। अब से स्कूल से लौटकर मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। उससे जो कमाई होगी उससे मैं नए स्वेटर और मोजे खरीद लूंगी। जॉली बेटी, उसके लिए मुझे अपने ठेकेदार से बात करनी होगी। ठीक है माँ, तुम जब कल काम पर जाओगी तब ठेकेदार अंकल से बात कर लेना। मैं शाम को आऊंगी तब काम पर लग जाऊंगी। ठीक है जॉली बेटी। दूसरे दिन जॉली जब स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि जॉली का स्वेटर फटा हुआ था। जॉली ने देखा कि सभी बच्चे नए स्कूल ड्रेस, नए स्वेटर और नए जूते मोजे भी पहने हुए थे। जॉली की क्लास टीचर ने कहा, जॉली, तुमने नए स्वेटर क्यों नहीं खरीदे? मैडम, जॉली के पास नए स्वेटर और बाकी चीजें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। जॉली की माँ एक मॉल में सफाई का काम करती है। कल जब मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने उस मॉल में गई थी तो जॉली की मम्मी फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस स्टूडेंट की बात सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देखकर जॉली को गुस्सा आ जाता है। हाँ, मेरी माँ एक मॉल में सफाई कर्मी है। हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। मैडम, मैं भी क्रिसमस से पहले सारी चीजें नई खरीद लूंगी। ठीक है जॉली, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने नए कपड़े, नए स्वेटर और ऊनी मोजे नहीं खरीदे तो क्रिसमस के प्रोग्राम में तुम भाग नहीं ले सकोगी। ठीक है मैडम। जॉली अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इधर जॉली की माँ रेचल उस दिन काम पर जाती है तो ठेकेदार से कहती है, साहब, मेरी बेटी जॉली भी मॉल में कुछ काम करना चाहती है। उसके स्कूल में क्रिसमस की पार्टी होने वाली है। जॉली काम करके कुछ पैसे जमा कर लेगी तो वो भी क्रिसमस मना पाएगी। क्या उसे काम के पैसे रोज मिल जाएंगे? ठीक है, लेकिन उसे रोज के सिर्फ 250 रुपए मिलेंगे। मुझे मंजूर है साहब। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद जब जॉली मॉल में जाती है तो ठेकेदार उसे डस्टिंग का काम करने के लिए कहता है। जॉली एक साफ कपड़े से दुकानों में लगे शीशे, दरवाजे और सजावट की वस्तुओं को साफ करने लगती है। एक दुकान के शीशे की दीवार साफ करते हुए जॉली ने देखा कि दुकान के अंदर एक बहुत खूबसूरत स्वेटर टंगा हुआ था। जॉली उस स्वेटर को खरीदना चाहती थी। वो रेचल से जाकर कहती है, जॉली बेटी, इतने महंगे सपने मत दे। इस मॉल में बिकने वाली सभी चीजें बहुत महंगी हैं। इन्हें खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। माँ, सपने देखने में क्या बुराई है? जो सपने देखता है वो उन्हें पूरा भी कर लेता है। तुम एक बार दुकान के अंदर तो चलो, हम स्वेटर की कीमत तो पूछ ही सकते हैं। रेचल और जॉली दुकान के अंदर जाते हैं और स्वेटर की कीमत पूछते हैं। अरे, तुम तो वही हो ना जो मॉल में पोछा लगाती हो? जी साहब। देखो, इस स्वेटर को खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ अंकल, आप स्वेटर की कीमत बताइए। स्वेटर खरीदना है या नहीं वो हम तय कर लेंगे। अरे, ये स्वेटर 10,000 की है भाई। स्वेटर की कीमत सुनकर जॉली और रेचल दुकान से बाहर आ जाते हैं। बड़े आए स्वेटर खरीदने। जॉली बेटी, देख लिया तूने, स्वेटर तो हम खरीद नहीं पाए, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी हो गई। कोई बात नहीं माँ, हम कोई सस्ता स्वेटर खरीद लेंगे। जॉली अब रोज शाम को मॉल जाती और डस्टिंग का काम करती। बदले में ठेकेदार उसे रोज के 250 रुपए देता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया था। 2 दिन के बाद क्रिसमस का त्योहार है। स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है। मुझे अपने लिए नए स्वेटर, नए कपड़े और जूते मोजे खरीदने होंगे। अपने पैसे जोड़कर देखती हूँ कितने इकट्ठे हुए हैं। जॉली अपनी कमाई जोड़ने लगती है तो देखती है कि उसके पास कुल 2000 रुपए ही हुए थे। ये तो बहुत कम है, लेकिन मुझे अपने लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। फ्राइडे मार्केट से सारी शॉपिंग कर लूंगी। वहाँ सारी चीजें सस्ते में आ जाएंगी और मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। जॉली रेचल से कहती है कि वो उसके साथ फ्राइडे मार्केट चले। जॉली और रेचल मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मकान मालिक आ गया। अरे सेठ जी, आप कहिए, कैसे आना हुआ? अरे, तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे मालूम ही नहीं। पिछले महीने ही मैंने किराया बढ़ाने के लिए कहा था। तूने अगले महीने का वादा किया था। इस बार मुझे बढ़ा हुआ किराया चाहिए, नहीं तो अभी के अभी मकान खाली कर दे। सेठ जी, आपको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। अगर आपने किराया बढ़ा दिया तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे। जॉली की पढ़ाई भी छूट जाएगी। देखो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो है मेरे पैसे चाहिए बस। सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जॉली ने 2000 रुपए निकालकर मकान मालिक को दे दिया। और बाकी के 2000 कब मिलेंगे? अगले महीने की 10 तारीख को। जब माँ की तनख्वाह आ जाएगी तो आपको बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे।
मकान मालिक अपने पैसे लेकर चला जाता है। ये तूने क्या किया जॉली बेटी, अब तू शॉपिंग कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मेरी शॉपिंग से घर का किराया ज्यादा जरूरी है। लेकिन तेरे स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम है, तू उसमें भाग नहीं ले पाएगी। तेरा क्रिसमस मनाने का बहुत मन है ना? माँ, जीसस चाहेंगे तो मैं क्रिसमस जरूर मनाऊंगी। दूसरे दिन जॉली जब स्कूल जाती है तो देखती है कि स्कूल में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे स्कूल को सजा रहे थे। जॉली को देखकर एक बच्ची कहती है, जॉली, सभी बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी के पास नई स्कूल ड्रेस और सब कुछ नया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच से चले जाना चाहिए? तुम मॉल में जाकर सफाई करो। स्कूल में 2 दिन तक पढ़ाई नहीं होगी। हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अब तुम स्कूल तब आना जब क्रिसमस खत्म हो जाएगा। उस बच्ची की बात सुनकर जॉली रुआंसी हो जाती है और रेचल के पास मॉल में आ जाती है। अरे जॉली बेटी, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गई? जॉली रेचल से लिपट जाती है और रोने लगती है। माँ के आंचल की ओट से जॉली देखती है कि मॉल में भी क्रिसमस की तैयारी चल रही है। पूरे मॉल को सजाया जा रहा था। तभी जॉली की नजर उसी दुकान पर जाती है जहाँ उसने एक स्वेटर पसंद किया था। उसने देखा कि दुकान के एक कोने में आग की लपटें उठ रही थी। इससे पहले कि आग की लपटें विकराल रूप ले लेती, जॉली फौरन भागकर दुकान में जाती है और दुकानदार को बताती है। दुकानदार आग को बुझा देता है और जॉली से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम तो वही हो ना जो उस दिन स्वेटर की कीमत पूछने आई थी? हाँ अंकल। मुझे माफ कर दो बेटी। उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेइज्जती की थी, लेकिन आज तुमने मेरी दुकान में आग को लगने से बचा लिया, नहीं तो मेरा काफी नुकसान हो जाता। दुकानदार ने जॉली को वही स्वेटर देते हुए कहा, ये जो है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट। दुकानदार ने जॉली को नई स्कूल ड्रेस, नए कपड़े और नए जूते मोजे भी दिए। थैंक यू अंकल। तब तक रेचल भी वहां आ जाती है। दुकानदार रेचल को भी क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर नए कपड़े देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जॉली नए कपड़े, नए स्वेटर और नए जूते मोजे पहनकर स्कूल जाती है। उसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। जॉली को अब क्रिसमस की पार्टी में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता था। जॉली ने खूब धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया और जीसस का शुक्रिया अदा किया। स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे। कोई अपने नाना नानी के घर घूमने जाने वाला था तो कोई कहीं और, पर सबसे ज्यादा खुश तो पूजा थी। वो विदेश जो जाने वाली थी। पूजा पूजा, तू कहाँ जाने वाली है? चाइना जाऊंगी, वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर जाऊंगी और विदेश घूमूंगी। सुना है वहाँ के लोग छिपकली और तिलचट्टा खाते हैं, तू भी खाएगी क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों खाऊंगी, ये सब सुनकर ही मुझे उल्टी आती है। स्कूल की छुट्टी हो गई और अगले दिन पूजा अपने माता पिता के साथ फ्लाइट पकड़कर चाइना चली गई। वहां पहुंचकर पूजा अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ घूमने लगी। उसके चाचा ने कहा, पूजा, हमेशा हमारे साथ साथ रहना, नहीं तो खो जाओगी। मैं खो नहीं जाऊंगी चाचा, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। पूजा रास्ते पर खो गई। उसके माता पिता, चाचा सभी उसे ढूंढने लगे और पूजा रास्ते में भटकने लगी। रात हो गई और पूजा को बहुत तेज भूख लगी। उसके पास पैसे भी नहीं थे। मुझे बहुत भूख लगी है, लगता है मैं भूख से मर जाऊंगी। पास ही में एक आदमी कुछ खाना बेच रहा था। पूजा को रोते हुए देखकर वो खाना लेकर आया और अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, ठीक, खाना लो। पूजा ने तुरंत खा लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्या खा रही है। वो खाना पूजा को बहुत स्वादिष्ट लगा। ये क्या है? ये पकोड़ा है, छिपकली पकोड़ा। छिपकली पकोड़ा? ये तो बड़ा स्वादिष्ट था। मुझे नहीं पता था कि छिपकली इतनी स्वादिष्ट होती है। पूजा ने और 2-3 पकौड़े खा लिए और तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए सभी आ गए। पूजा अपने चाचा चाची के घर लौट गई। छुट्टी खत्म हो गई और पूजा अपने माता पिता के साथ फ्लाइट पकड़कर घर लौट आई और स्कूल चली गई। टिफिन में उसकी माँ ने ब्रेड पकौड़ा बनाकर दिया। अरे पूजा, तेरा चाइना सफर कैसा था? बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे वाह, आज टिफिन में क्या लाई है? ब्रेड पकौड़ा। अरे वाह, ब्रेड पकौड़ा, बहुत टेस्टी। पूजा अपने ही मन में सोचने लगी, ब्रेड पकौड़े में क्या है, असली टेस्ट तो छिपकली पकौड़े में है। लंच में पूजा ने ब्रेड पकौड़ा तो खा लिया, लेकिन उसे मजा नहीं आया। अरे यार, छिपकली पकौड़ा खाने के बाद से किसी भी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा है।
अब मैं क्या करूं? पूजा परेशान हो गई। 2-3 दिन तक उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ परेशान हो गई। क्या बात है बेटी, चाइना से लौटने के बाद से तू ठीक से कुछ खा ही नहीं रही है, तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ, बस मुझे कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा। पूजा का मन चाइना के छिपकली पकौड़े में ही पड़ा हुआ था और एक दिन पूजा क्लास में बैठी थी। टीचर पढ़ा रही थी। तभी पूजा ने देखा दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली बैठी है। अरे वो छिपकली कितनी बड़ी है, काश मैं इसे खा पाती। तभी पूजा के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे मैं इसे खा तो सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे क्लास से निकलने लगे। बस पूजा बैठी रही। क्या बात है पूजा, घर नहीं जाएगी? जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। तू जा, मैं आती हूँ। सभी चले गए। क्लास में पूजा अकेली थी। वो छिपकली दीवार पर तब भी बैठी हुई थी। पूजा चुपके से बेंच पर चढ़ी और बहुत चालाकी से उस छिपकली को पकड़ लिया। वो छिपकली अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से हिलने लगी, लेकिन पूजा ने उसे बैग के अंदर घुसा दिया। आज मैं तुझे खाऊंगी। पूजा खुशी से पागल हो गई। वो घर लौटी और रात को खाना खाने से मना कर दिया। उसके माता पिता खाना खाकर सो गए और तभी पूजा उस छिपकली को लेकर रसोई में घुस गई। तब तक वो छिपकली मर चुकी थी। पूजा ने छिपकली के पकौड़े तले और उसे खा लिया। आहा, आज तो मजा ही आ गया। अब से मैं यही करूंगी। अगले दिन पूजा स्कूल गई और फिर से एक छिपकली पकड़ कर ले आई। रात को उसने फिर से छिपकली के पकौड़े बनाकर खा लिए और ऐसे कुछ दिन चलता रहा। जिस दिन पूजा को स्कूल में छिपकली नहीं मिलती थी, वो उदास हो जाती थी। धीरे धीरे क्लास में छिपकलियां खत्म हो गई। अब मेरे डर से क्लास में एक भी छिपकली नहीं आती। मुझे कहीं और ढूंढना होगा। पूजा लाइब्रेरी रूम, केमिस्ट्री लैब और बाथरूम में छिपकली ढूंढने लगी। धीरे धीरे करके स्कूल की सारी छिपकलियां खत्म हो गई और एक दिन सभी बच्चे क्लास में बैठे थे। तभी एक तिलचट्टा क्लासरूम में घुस गया और उड़ने लगा। तिलचट्टे से भला कौन नहीं डरता है। क्लास में हंगामा शुरू हो गया। सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। अरे बाप रे, तिलचट्टा आ गया, भागो भागो। तिलचट्टे को देखकर टीचर भी डर गई और ऐसे ही हर रोज क्लास के अंदर कोई ना कोई कीड़ा आने लगा। कभी तिलचट्टा तो कभी मकड़ियां। कीड़ों से क्लासरूम भर गया। सभी परेशान हो गए। उधर पूजा की माँ भी चिंता में पड़ गई। मेरी बेटी कुछ खा क्यों नहीं रही है? रात को बिना खाए ही सो जाती है। ऐसे ही चलता रहा तो वो बीमार पड़ जाएगी। अगले दिन बहुत ढूंढने के बाद पूजा को एक छिपकली मिली। पूजा ने उसे पकड़कर बैग में डाल दिया। स्कूल में कीड़े बढ़ने के कारण हेड टीचर पेस्ट कंट्रोल को बुला कर लाए। पेस्ट कंट्रोल के ऑफिसर ने कहा, देखिए, हमने स्कूल में बहुत ढूंढा, लेकिन हमें एक भी छिपकली नहीं दिखी। यही कारण है कि स्कूल में इतने कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं। छिपकलियां इन कीड़ों मकोड़ों को खा जाती हैं। उधर रात को पूजा छिपकली लेकर रसोई में घुस गई और पकौड़े तलने लगी। तभी उसकी माँ को प्यास लगी और वो नींद से उठ गई। पानी पीने के लिए वो रसोई आई और अपनी बेटी को छिपकली पकौड़े तलते हुए देखकर वो हैरान हो गई। ये क्या कर रही है बेटी, तू छिपकली खाती है? और अचानक से पूजा के पेट में दर्द शुरू हो गया। माँ, पेट पे दर्द हो रहा है। माँ। पूजा पेट पकड़कर बैठ गई। पूजा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पेट का स्कैन करने के बाद कहा, देखिए, बच्ची की हालत खराब है। हमें पेट में से छिपकलियों के अवशेष मिले हैं। यही कारण है पेट में दर्द होने का। पूजा की माँ रो पड़ी। चाइना जाकर हुआ है ये सब। मेरी बेटी छिपकली खाने लगी है। देखिए, आप रोइए मत, अपनी बेटी को समझाइए, ये सब खाना ठीक नहीं होता है। कुछ दिन पूजा बीमार रही। वो स्कूल नहीं जा पाई। इसीलिए स्कूल में छिपकलियां लौट आई और सारे कीड़े मकोड़े मर गए। बच्चे शांति से पढ़ाई करने लगे। कुछ दिन बाद पूजा ठीक हो गई। बेटी, तू और छिपकली मत खा। मुझे पता है माँ, मैं और नहीं खाऊंगी। पेट में ऐसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट में फिर से दर्द हो। मैं और छिपकली नहीं खाऊंगी। पूजा समझ गई कि ये सब खाना ठीक नहीं होता। वो फिर से स्कूल जाने लगी और छिपकलियों से दूर रहने लगी। उसकी तबीयत भी ठीक हो गई और स्कूल में भी शांति लौट आई। और इसके बाद से पूजा ने कभी भी छिपकलियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अंकिता के पेट में अचानक से दर्द करने लगता है। अंकिता पेट पकड़कर बैठ जाती है। ये देखकर टीचर पढ़ाना बंद कर देती है। क्या हुआ अंकिता, क्या हुआ तुम्हें? मैडम, पेट पे बहुत दर्द हो रहा है।
ओह ओह, इतना दर्द तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये सुनकर टीचर तुरंत अंकिता को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए पेट में गैस हो गई होगी, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकिता को दवाई देते हैं। अंकिता घर लौट जाती है। घर जाकर वो दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन उसका दर्द कम ही नहीं होता। वो सोचने लगती है, क्या ये दर्द गैस का ही है या फिर और कुछ? मुझे शक हो रहा है। वो तुरंत राहुल को कॉल लगाती है। हाँ अंकिता, क्या हुआ, क्यों कॉल कर रही हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कल हमने जो किया उसी की वजह से ये हो रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? ये कैसी बात कर रही हो अंकिता? मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने से कोई प्रेग्नेंट होती है क्या? नहीं होती है तो फिर हिंदी सिनेमा में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा और अगले ही दिन हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई? अरे वो सब बकवास है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर अंकिता को तसल्ली मिली। असल में अंकिता स्कूल में पढ़ती है, बच्ची है। उसे इन सब बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ दिन पहले वो राहुल से मिली। राहुल बॉस स्कूल का एक लड़का है। वो हर दिन अंकिता को देखने के लिए गर्ल्स स्कूल के बाहर आता था। अरे यार, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। राहुल हर रोज खड़ा होकर अंकिता को देखता था और अंकिता उसे इग्नोर करके चली जाती थी। अंकिता की सहेली रूपा अंकिता से कहती थी, अरे देख, वो लड़का तुझे ताड़ रहा है। ताड़ने दे, इस उम्र में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। राहुल 12वीं कक्षा में पढ़ता था और अंकिता 8वीं कक्षा में, यानी कि राहुल कुछ ही दिनों में कॉलेज जाने वाला था। अब तो कुछ दिनों में मैं कॉलेज भी चला जाऊंगा। उससे पहले मुझे अंकिता को अपने दिल की बात बतानी होगी। राहुल ने अंकिता को प्रपोज कर दिया। अंकिता ने कहा, देखो राहुल, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है अंकिता, तुम सुशील और अच्छे घर की लड़की हो, बस मुझे एक दिन तो दो, उसके बाद मैं अच्छा ना लगूं तो मुझे ना कर देना। अंकिता राजी हो गई और एक दिन स्कूल बंक करके राहुल के साथ घूमने चली गई। रास्ते में राहुल के पास एक छोटा बच्चा भीख मांगने के लिए आया। भैया, मुझे कुछ खिला दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या खाएगा बच्चा? छोले भटूरे खाएगा? राहुल ने उस बच्चे को भरपेट छोले भटूरे खिलाया। भैया, आप बहुत अच्छे हो। ये देखकर अंकिता इम्प्रेस हो गई। उसके बाद राहुल ने बहुत से लोगों की मदद की। अंकिता ने सोचा, ये राहुल तो कितना अच्छा लड़का है, इसका दिल कितना नरम है, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए। अंकिता ने राहुल को हाँ कर दिया। राहुल ने अंकिता का हाथ पकड़ा। राहुल, ये क्या कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे चिंता मत करो, मैं अपना लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। और आज ही अंकिता का पेट दर्द हुआ। अंकिता ने सोचा कि हाथ पकड़ने की वजह से कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और राहुल ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। राहुल क्लास में टॉप करता था, उसका फ्यूचर अच्छा था और वो अमीर परिवार से भी था। इसीलिए अंकिता धीरे धीरे उसके प्यार में पागल होने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा है। राहुल की क्लास में ही एक और लड़का था, उसका नाम सतीश था। सतीश को भी अंकिता पसंद थी, लेकिन वो गरीब घर से था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं था। सतीश ने एक दिन अंकिता से कहा, अंकिता, तुम उस राहुल के साथ मत घुमा करो, वो तुम्हें धोखा देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर अंकिता ने सतीश को जोर से एक थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई राहुल के बारे में ये सब कहते हुए? तुम धोखे से मुझे पाना चाहते हो, इसीलिए ये सब बोल रहे हो? नहीं अंकिता, मुझे गलत मत समझो। अंकिता वहाँ से चली गई। सब कुछ सुनकर राहुल ने अंकिता से कहा, तुम ऐसे लोगों की बात मत सुनना अंकिता, वो तो क्लास में लास्ट आता है तो जलता है मुझसे। राहुल को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ मिलता था, लेकिन सतीश को बहुत मेहनत करके दुकानों में बर्तन मांजने का काम करने के बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन सतीश दिल का बहुत अच्छा था। असल में सतीश ने राहुल को देख लिया था। अंकिता को डेट पर ले जाने से पहले राहुल उस बच्चे को पैसे दे रहा था। ए बच्चे, ये ले पैसे ले, कल जब मैं एक लड़की को यहाँ लेकर आऊंगा तब तू मुझसे खाना मांगना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तब मेरी तारीफ करना, हाँ, ताकि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए। ठीक है भैया। ये देखकर सतीश ने सोचा, ये लड़का पैसों का रौब दिखाकर किसी को भी धोखा दे सकता है, मुझे अंकिता को इससे बचाना होगा। लेकिन अंकिता से थप्पड़ खाने के बाद सतीश ने सोचा, हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ थप्पड़ ही खाने को मिलता है। उधर दिन ब दिन राहुल और अंकिता का प्यार गहरा होता गया और एक दिन राहुल अंकिता को लेकर कहीं घूमने चला गया। दोनों ने एक साथ रात बिताई और अगले ही दिन स्कूल में अंकिता का सर चकरा गया। टीचर उसे फिर से अस्पताल ले गई। अरे, पिछली बार तो गैस की वजह से पेट दर्द हो रहा था, लेकिन इस बार ये क्या हो गया? ये लड़की तो प्रेग्नेंट है।
ये सुनकर सभी चौंक गए। अंकिता रोने लगी। अब क्या होगा? मम्मी पापा मुझसे नफरत करेंगे। ये तुमने क्या किया अंकिता? इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ कौन है बाप? राहुल है इसका बाप। अंकिता ने राहुल को कॉल लगाया। उस दिन 12वीं कक्षा के आखिरी एग्जाम थे। उसके बाद सभी कॉलेज जाने वाले थे और राहुल दूसरे किसी राज्य में कॉलेज के लिए जाने वाला था। राहुल ने फोन पर कहा, तू प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूं? मैंने तुझे कहा था क्या ये सब करने के लिए? लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा है ना राहुल, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? भाग यहाँ से। राहुल ने फोन रख दिया और अगले ही दिन वो कॉलेज के लिए निकल पड़ा। अंकिता के माता पिता अंकिता से बहुत गुस्सा हो गए। तुमने ये क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी सी उम्र में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने तो इस वंश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। निकल जाओ इस घर से। अंकिता रास्ते में भटकती रही। वो रोती रही। पता नहीं मुझे कौन सी गुनाह की सजा मिल रही है। मैंने क्यों किया ऐसा? उस धोखेबाज राहुल पर क्यों विश्वास किया? अब मुझे कौन संभालेगा? कौन बनेगा इस बच्चे का बाप? तभी सतीश सामने आया। मैं बनूंगा इस बच्चे का बाप। तुम? हाँ मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे गलती हो गई सतीश, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन तुम किसी और के बच्चे के बाप क्यों बनोगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? वैसे भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। गरीब हूँ ना। तुम चिंता मत करो अंकिता, मैं मजदूरी करूंगा लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। सतीश, मेरा सतीश। ये बोलकर अंकिता ने सतीश को गले लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि असली प्यार क्या होता है। सतीश ने किराए पर एक घर ले लिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ महीने बाद अंकिता को एक बेटा हुआ। सतीश उन दोनों से बहुत प्यार करने लगा। कुछ साल बाद राहुल घर लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके किए की सजा मिली। और यहाँ अंकिता सतीश के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अंकिता स्कूल में आती है और क्लास शुरू हो जाती है और तभी अंकिता का पेट गुड़गुड़ाना शुरू कर देता है। अरे ये क्या? मुझे बाथरूम जाना होगा। टीचर, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? अभी तो क्लास शुरू हुई है, थोड़ी देर बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ। अंकिता को टीचर ने बाथरूम जाने नहीं दिया और अंकिता को बहुत जोर से एक पाद आई। क्या करूं? पाद आ रही है, हल्के से छोड़ देती हूँ। अंकिता हल्के से पाद छोड़ने गई और पाद के साथ साथ थोड़ा सा पॉटी भी निकल गया। सत्यानाश हो गया, ये तो स्कर्ट के अंदर ही फैल गया। अब मैं खड़ी कैसे होंगी? अंकिता चुपचाप बैठी रही। क्लास खत्म हो गई। सभी क्लास छोड़कर जाने लगे लेकिन अंकिता अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी क्लासमेट राधा ने पूछा, अरे अंकिता, क्लास खत्म हो गई है, चल कैंटीन चलते, बहुत भूख लगी है। नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्या हुआ? पैसे नहीं है? अरे मैं खिलाऊंगी, चल ना। ये बोलकर राधा ने जबरदस्ती अंकिता को उसकी जगह से उठाया। अंकिता चलने लगी और स्कर्ट के पीछे से बूंद बूंद करके पॉटी नीचे गिरने लगा और सभी ने वो देख लिया। अरे वो देखो, अंकिता स्कर्ट पीली कर चुकी है। सभी हंसने लगे। अंकिता को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो वहां से भाग गई। भागते भागते वो घर पहुंच गई। उसकी माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी स्कूल आ गई? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या बात है बेटा? अंकिता ने सब कुछ बताया। इसीलिए मैं कहती थी कि उल्टा सीधा मत खा। मैं खाए बिना नहीं रह सकती, मुझे नए स्कूल में भर्ती करा दो। अंकिता जिद पकड़कर बैठी रही। उसे नए स्कूल में भर्ती करवाया गया। पहले दिन जाते समय माँ ने कहा, आज टिफिन में क्या ले जाएगी बेटा? खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी कौन खाता है? मेरे पास पैसे हैं, मैं कैंटीन से छोले भटूरे खा लूंगी। फिर से वही सब खाएगी? यही सब खा खा के पेट खराब होता है। याद रखना, इस बार गड़बड़ हुई तो नया स्कूल नहीं मिलेगा। अंकिता ने बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने ही धुन में स्कूल चली गई। इस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। अंकिता के क्लास में घुसते ही रोहन नाम के एक लड़के ने पूछा, हाय, आई एम रोहन। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकिता हूँ। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? वहाँ से यहाँ क्यों आई? अंकिता चुप हो गई। अरे यार, क्या बोलूं इसे? सच तो नहीं बोल सकती, भांडा फूट जाएगा। बहुत सोचकर अंकिता ने कहा, गर्ल्स प्रॉब्लम, तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर अंकिता ने बात को टाल दिया।
रोहन ने भी और कुछ नहीं पूछा, वो दोनों दोस्त बन गए। नए स्कूल में अंकिता को बहुत मजा आने लगा। एक दिन स्कूल के बाद वो रोहन के साथ पैदल घर जा रही थी। इतने में पिछले स्कूल के कुछ लड़के अंकिता को देख लेते हैं। अरे वो देख, स्कर्ट पीली करने वाली अंकिता जा रही है। रोहन ने ये सुन लिया। वो लड़के तुम्हारा नाम लेके क्या बोल रहे हैं? स्कर्ट पीली मतलब कुछ नहीं, वो तो बस मजाक कर रहे हैं। अंकिता ने सोचा, अच्छा है इसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, नहीं तो नए स्कूल में भी मेरा मजाक बन जाता। ऐसे ही चलता रहा। अंकिता लगातार हर रोज कैंटीन में फास्ट फूड खाने लगी। किसी दिन छोले भटूरे तो किसी दिन मोमो। और ऐसे ही एक दिन वो लंच में चाउमीन खा के क्लास में बैठी थी और उसे बहुत तेज पॉटी आई। हे भगवान, अब फिर से वही चीज होने वाली है क्या? अंकिता टीचर से परमिशन लेकर बाथरूम गई और पेट साफ करके आई, लेकिन 5 मिनट बाद उसे फिर से पॉटी आ गई। उसने फिर से टीचर से परमिशन मांगी। तुम्हें 5 मिनट में कितनी बार जाना होता है? हाँ जाओ, लेकिन और नहीं जाने दूंगी इसके बाद। मेरा पेट खराब हुआ है, मुझे फिर से बाथरूम आना होगा, लेकिन टीचर आने नहीं देंगे। एक काम करती हूँ। अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दुकान से डायपर खरीद लिया और उसे पहन लिया। हाँ, अब तो क्लास में बैठे बैठे ही कर सकती हूँ। अंकिता क्लास में चली गई और 5 मिनट बाद उसे फिर से पॉटी आ गई। ये तो होना ही था, इसीलिए तो दिमाग लगाकर डायपर पहन लिए मैंने। अंकिता क्लास के अंदर बैठकर ही डायपर में पॉटी करने लगी। डायपर पहनने की वजह से पॉटी स्कर्ट से बाहर नहीं आई। अंकिता बहुत खुश हुई, लेकिन पेट खराब वाली पॉटी में एक बदबू होती है। वो बदबू अंकिता कैसे छिपाती? पूरी क्लास में बदबू फैल गई। अरे ये खतरनाक वाली बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, जैसे कि कोई सड़ा हुआ जानवर आसपास ही हो। ये सुनकर अंकिता ने सोचा, क्या इतनी गंदी है मेरी बदबू? नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे खुद की बदबू अच्छी लगती है। जो भी हो जाए, इन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। उस दिन सच में किसी को पता नहीं चला। अगले दिन अंकिता फिर से डायपर पहनकर क्लास में बैठ गई और डायपर में पॉटी करने लगी। फिर से बदबू फैल गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन तो टीचर ने भी बोल दिया, इस क्लास से लंच के बाद इतनी बदबू क्यों आती है? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। ये बोलकर टीचर सीधा बाथरूम चली गई और उल्टी करने लगी। उस दिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि कुछ स्टूडेंट्स भी उल्टियां करने लग गए और यही सब देखते हुए अंकिता हंसने लगी। जो भी हो जाए, ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन गलत कर्मों का फल तो मिलता ही है। अंकिता का भांडा तो एक दिन फूटना ही था। अंकिता हर रोज स्कूल घुसने से पहले डायपर खरीदती थी और एक दिन रोहन ने अंकिता को डायपर खरीदते हुए देख लिया। अरे ये अंकिता डायपर क्यों खरीद रही है? मुझे इस पर नजर रखना होगा। रोहन अंकिता पर नजर रखने लगा। दोपहर को उल्टा सीधा खाना ठूसने के बाद अंकिता डायपर लेकर बाथरूम में घुस गई और पहनकर बाहर आ गई। रोहन ने सब कुछ देख लिया। ये अंकिता डायपर पहनकर क्लास में क्यों घुसती है? अच्छा, इसका मतलब यही बदबू फैलाती है। उस दिन अंकिता का पेट कुछ ज्यादा ही खराब था। सुबह से वो पानी की तरह बहा रही थी और क्लास में भी बहाने लगी और इतनी ज्यादा बदबू फैल गई कि टीचर बेहोश हो गई। अरे कौन करता है ऐसा? बदबू कौन फैलाता है? सामने आओ। मुझे पता है कौन फैलाती है। वो अंकिता। वो डायपर पहनती है और क्लास में डायपर में हगती है। अंकिता चौंक गई। अरे इसे कैसे पता चला? हे भगवान, इस स्कूल में भी मेरा भांडा फूट गया। टीचर को अस्पताल ले जाया गया। स्कूल के सारे स्टूडेंट अंकिता को भला बुरा कहने लगे, अंकिता पर हंसने लगे। अंकिता की माँ को प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया और खरी खोटी सुना दी। अंकिता को स्कूल से निकाल दिया गया। तब जाकर अंकिता को अकल आई। मुझसे गलती हो गई माँ, मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और आज से बाहर का खाना बंद, समझ गई? हाँ माँ, मैं और कभी बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी। अंकिता बदल गई। उसका पेट भी ठीक हो गया और उसे नए स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम अंकिता की तरह हर रोज बाहर खाते रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।